हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है, उस तीसरी इकाई में पाठ्य पुस्तक है सरयू, जिसके दो भाग है, गद्य भाग और पद्य भाग। अब अपने गद्य भाग का जो पाठ है देव और देव कहानी, इस पाठ की जो मूल पाठ की व्याख्या है, इस मूल पाठ की व्याख्या पर अपने चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे सरयू पुस्तक के गद्य भाग के पाठ शिव और देव को निकाल लेवें और मेरे साथ जो मूल पाठ से आगे इसकी व्याख्या है पृष्ठ संख्या 112 पर पहले पैरे को छोड़ करके उसके नीचे मूल पाठ लिखा हुआ है, तो व्याख्या को मेरे साथ पढ़ें और समझें बेटा। मूल पाठ से देखिए बेटा, आगे कहानी का घटनाक्रम जो है, कहानी की शुरुआत हो रही है। प्रोफेसर गजानन जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, प्रोफेसर गजानन पंडित ने अपना चश्मा पोंछकर तो फिर आंखों पर लगाया और देखते रह गए। चश्मा पहनने वालों के लिए ये स्वाभाविक बात है बेटा कि उनको दिन में कई बार रुमाल से या अंगरखे से तो साफ करना पड़ता है, और जिन जगहों के ऊपर ठंड ज़्यादा होती है उन पर तो बार बार उसे साफ करना पड़ता है, क्योंकि उससे नमी जम जाती है, फिर साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए साफ करना पड़ता है। तो यहाँ प्रोफेसर गजानन पंडित ने अपना चश्मा पोंछ करके उसको साफ करके लगाया और आसपास आगे देखते रहे। मोटर पर से उतरकर और सामान डाक बंगले में भिजवाकर उन्होंने सोचा था। डाक बंगला मैं आज के समय के अनुसार आपको बता रहा हूँ बेटा। देखिए, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं रेस्ट हाउस, विश्राम गृह। सरकारी प्रतिनिधि जो होते हैं वो जिला मुख्यालय पर इस प्रकार के सरकारी विश्राम गृह होते हैं। वहाँ ये लोग जब बाहर से आते हैं तो सरकारी कामकाज आदि के लिए इनको 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब जैसे भी जितने भी समय के लिए रुकना पड़ता है, तो ये यहीं आकर के रुकते हैं। ये अपने साथ जितने दिन रुकेंगे आवश्यकता के अनुसार जितनी सामान की आवश्यकता होती है वो अपने साथ लेकर के आते हैं। लेकिन अंग्रेजी कार्यकाल में इस तरह के सरकारी बंगले जो होते थे उनको डाक बंगला कहते थे। डाक जो होती थी वो भी यहाँ से एक स्थान से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तो इस तरह प्रोफेसर गजानन ने कार पर से उतर करके और सामान डाक बंगले में भिजवा दिया और फिर सोचने लगे अभी आराम करने की जरूरत तो नहीं है, जरा घूम घाम कर पहाड़ी सौंदर्य देख ले। पहाड़ी जगह कुल्लू में जाते हैं बेटा, और इधर के जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, के अलावा हिमाचल जो प्रदेश है ये पहाड़ी प्रदेश हैं। और यहाँ देखिए बेटा, प्रकृति की मेहरबानी रही है कि प्रकृति अपना जो सुंदर रूप है वो यहीं बिखेर रही होती है, और ये जगह ये स्थान बड़े मन भावन होते हैं। सुंदर घाटियाँ, निर्मल जल, शांत वातावरण, इन सब चीज़ों को देखने के बाद में मन को बड़ा आनंद अपार सुख प्राप्त होता है। ये प्रदेश पर्यटक की दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। गर्मियों में लोग अक्सर हिमाचल में शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, वहाँ छुट्टियाँ व्यतीत करने के लिए, आनंद भोगने के लिए, भ्रमण करने के लिए इन स्थानों पर भारत के शेष भागों के जो लोग हैं वो वहाँ जाते हैं बेटा। जब लोग वहाँ जाते हैं तो उन लोगों को रोजगार भी मिलता है। नए नए तो पर्यटक स्थल बनता है, तो न केवल वो पर्यटक स्थल होता है, उसके साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों को
रोजगार भी उपलब्ध होता है, नए नए रोजगार के अवसर भी खुलते हैं। तो उन्होंने सोचा बेटा कि अभी आराम करने की जरूरत नहीं है, घूम घाम करके आसपास का जो पहाड़ी सौंदर्य है उसको देखा जाए। आए वो इसीलिए हैं, जरा घूम घाम कर पहाड़ी सौंदर्य देख लें, और इसलिए मोटर के अड्डे के धक्कम धक्के से अलग होकर वे इस पहाड़ी रास्ते पर हो लिए। अब बसें जहाँ खड़ी होती है, बस का जो अड्डा होता है वहाँ बसें आती है जाती है, आगे पीछे शोर शराबा कोलाहल होता है लोगों का, साधनों का। उससे अलग होकर के और पहाड़ी रास्ते पर हो लिए, पहाड़ी में रास्ता जाता है उस पर चलने लगे। छाया में जब चश्मे का कांच ठंडा हो गया और उस पर उनके गर्म बदन से उठी हुई भाप जमने लगी। कांच था चश्मे का, शीशे का शीशा होता है चश्मे में, तो बेटा वो ठंडा हो गया और शरीर की गर्म जो भाप थी वो जमने लगी। एक वैज्ञानिक कारण है, ध्यान देना बेटा। गर्म हवा हल्की होती है, ठंडी हवा भारी होती है, विज्ञान कहता है। अब चारों ओर ठंड ज्यादा है, गर्म तो बदन से निकल रही है, घनत्व भी कम है और वैसे भी वो हल्की होती है, ऊपर उठ नहीं सकती है, वहीं वो जम रही है बेटा, चश्मे पर जम गई है। तब उन्होंने चश्मा उतार कर रुमाल से मुंह पोंछा, फिर चश्मा साफ करके आंखों पर चढ़ाया और फिर देखते रह गए। आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखते रह गए। पहाड़ी रास्ता आगे एकाएक खुल गया, पहले संकरा होगा, आगे चल करके वो खुला हो गया बेटा। चीड़ के वृक्ष समाप्त हो गए। पहले वो जब चल रहे थे तो उसके आसपास दोनों तरफ घने लंबे चीड़ के पेड़ थे बेटा। चीड़ लकड़ी होती है के पेड़ होते हैं बेटा। तो अब ये आगे समाप्त हो गए। रास्ते को पार करता हुआ एक झरना बह रहा था। आगे जब उन्होंने देखा तो रास्ते को पार करने वाला करता हुआ एक झरना बह रहा था। उसका जितना अंश समतल भूमि में था, जितना उसका हिस्सा भाग उस झरने का समतल भूमि पर था, उस पर तो छाया थी। पर क्या पड़ रही थी? छाया पड़ रही थी। लेकिन जहां वह मार्ग के एक और नीचे गिरता था, उस मार्ग से, जिस मार्ग से जा रहे थे उस पर वो झरना था, उस पर छाया थी। जहां से वो नीचे बह रहा था, गिरता था, वहां प्रपात के फैन पर सूर्य की किरणें भी पड़ रही थी। तत्सम शब्दावली है, संस्कृत में शब्द है बेटा, देखिए। वहां प्रपात के फैन पर, जहां ऊपर से नीचे पानी पड़ रहा था, जिस जगह जिस स्थान प्रपात झरना, झरने के उस झरने पर क्या फैन का मतलब क्या होता है? झाग, रेत, सुंदर निर्मल। देखिए बेटा, समतल जो मैदानी इलाके होते हैं उनकी अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पहली बात जनसंख्या घनत्व कम होता है। इसके अलावा यहाँ का वातावरण ठंडा होता है, जल यहाँ का निर्मल होता है, पहाड़ों से ऊपर से गिरता है नीचे, बहुत ऊंचाई होती है बेटा उनकी, तो वहां से जब वो नीचे गिरता है तो उस पानी के ऊपर क्या बनते हैं? झाग, जो बड़े सुंदर लगते हैं। तो फैन पर और उस झागों के, उन जो झाग जो पनप रहे थे या बन रहे थे पानी को, उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, अस्त होते हुए सूर्य की, क्योंकि संध्या का समय था, तो उस सूर्य की किरणें पड़ रही थी। और वह दृश्य अब कैसा लग रहा है, उसको अलंकारित रूप के अंदर, यानी अलंकारित जो शैली है वो प्रकट हुई है रचनाकार की। तो ऐसा जान पड़ा लेखक को, ऐसा लगा जैसे अंधकार की कोख में चांदी का प्रवाह फूट पड़ा है। अंधकार की कोख में चांदी श्वेत होती है, चमकदार होती है, अंधेरे में चमकती है। इस समय छाया थी पानी पर, जहां पड़ रहा था ऊपर छाया थी, और नीचे जहां गिर रहा था उसके ऊपर सूर्य की किरणें भी तो पड़ रही है उन झागों के ऊपर। तो यह दृश्य लेखक को ऐसे लग रहा था मानो अंधकार की कोख में, यानी अंधकार की गोद में चांदी का प्रवाह है वो फूट गया हो। चांदी बह रही है, चांदी वो झाग है वो चांदी के लग रहे हैं बड़े। या तो ऐसे लग रहा है, या
प्रकृति नायिका की कजरारी आंखों से, प्रकृति रूपी नायिका की कजरारी, कजरारी वे आंखें होती है जिनमें काजल डाला होता है, काली होती है, कजरारी आंखों से स्नेह, उन कजरारी आंखों से स्नेह प्रेम प्यार जो है वो गदगद, गदगद का मतलब प्रसन्न, प्रसन्नचित होकर के आंसुओं की जड़ी, आंसुओं की जड़ी, यानी ऊपर से झरना नीचे की ओर गिर रहा है तो जल की जो बूंदें हैं वो लेखक को आंसुओं की जड़ी, आंसू श्वेत होते हैं ना बेटा, तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे आंसुओं की जड़ी हो, लगी हुई हो। कजरारी आंखों से आंसुओं की मानो कोई जड़ी लग रही है, मानो प्रकृति रूपी नायिका की कजरारी आंखों से आंसुओं की जड़ी लगी। ये दृश्य इन दो रूपों के अंदर दिखाई दे रहा है, ध्यान देना बेटा। ये प्रकृति का चित्रण अलंकारिक शैली के अंदर किया, एक तरह से प्रकृति का मानवीकरण किया बेटा, मानवीकरण अलंकार है यह। उसके पार, उस झरने के पार, उस झरने के पार एक चट्टान के सहारे, पत्थर की चट्टान के सहारे एक पहाड़ी राजपूत बाला खड़ी है, एक बच्ची खड़ी है, एक लड़की खड़ी है। उसकी चौंकी हुई बोली शक्ल से साफ दिखता था। इस शक्ल को देखते ही लेखक को पता चल गया ये चौंक गई है, वो बोले बाली है। इसका मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं, कहाँ के, पहाड़ी प्रदेशों के जो लोग होते हैं वो बोले बाले भी होते हैं। कि प्रोफेसर साहब का यहाँ अकस्मात आ जाना, अचानक प्रोफेसर गजानन पंडित का अकस्मात अचानक यहाँ आ जाना उसे एकदम अनधिकार प्रवेश मालूम हो रहा है। समझे बेटा इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि प्रोफेसर गजानन है वो जो आया है अनधिकार, बिना अधिकार के उसने यहाँ प्रवेश किया है, अधिकार उसे आने का नहीं। यानी कौन है, क्या है, क्यों आया है, के चेहरे से ये भाव प्रकट हो रही है, किसको पूछ करके आया है, तो उसकी शक्ल को देख करके अनुभव किया है लेखक ने कि मेरा यहाँ आना अनाधिकार मालूम होता है। प्रोफेसर साहब दिल्ली के कॉलेज में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के अध्यापक, प्रोफेसर गजानन पंडित दिल्ली के एक कॉलेज के अंदर, महाविद्यालय के अंदर प्राचीन इतिहास, उनका विषय क्या है, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व। पुरातत्व के बारे में बता दिया बेटा, पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी रखने वाला, ज्ञान रखने वाला, उनके बारे में जानने वाला, इस विषय के वो अध्यापक हैं। वे उन थोड़े से लोगों में से हैं जिनका पेशा और मनोरंजन एक है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका पेशा या तो मनोरंजन करना होता है और या फिर उन लोग जिनका पेशा और मनोरंजन एक ही है, मनोरंजन और पेशा। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, मनोरंजन अलग होता है, पेशा यानी व्यवसाय अलग होता है। लेकिन गजानन उन थोड़े से लोगों में से हैं जो पेशा व्यवसाय है उसी को वो करते हैं, लेकिन उसको वो मनोरंजन मान करके करते हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं देखते। तो यह पेशा उनके लिए मनोरंजन है, मनोरंजन और पेशे में, व्यवसाय में वो कोई अंतर नहीं समझते। मनोरंजन के लिए वे पुरातत्व की ओर जाते हैं। भाई पुरातत्वविज्ञ तो वो है ही है बेटा, लेकिन क्यों है? क्योंकि उन्हें इस कार्य में आनंद मिलता है, उनका मनोरंजन होता है। मनोरंजन करने के लिए ही तो वो इस ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। यहां कुल्लू पहाड़ की सुरम्य उपत्यकाओं में भी वे सोचते हुए आए हैं कि यहां भारत की प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष उन्हें मिलेंगे। उन्होंने दिल्ली से यहाँ आने की जो योजना बनाई है, कुल्लू में आए हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये पहाड़ी जगह है, सुंदर है, प्रकृति की सुंदर छटाएं यहाँ बिखरी हुई है बेटा, मन को रमाने वाली है, सुंदर जगह ये। तो वो कह रहे हैं कि कुल्लू जो पहाड़ की सुरमय उपत्यकाओं में है, सुरमय सुंदर उपत्यकाएं, घाटियों में, वादियों में, यहाँ की जो सुंदर घाटियां हैं, वादियां हैं, में वे ये सोच कर क्या है कि यहां भारत की प्राचीनतम सभ्यता, भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, उस प्राचीन सभ्यता के उन्हें क्या मिलेंगे? अवशेष मिलेंगे।
और पुरानी चीजों की वो खोजबीन करना चाहते हैं, इसी के अंदर उनकी रुचि है, इसी विषय के वो क्या है, अध्यापक है बेटा। अब इस विषय के अध्यापक है तो रुचि होना लाजमी बात है बेटा। हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी सभ्यता कैसी थी, उससे जुड़ी हुई कोई चीज है, कोई अवशेष है, वो यहाँ उन्हें मिल जाए, उसकी खोजबीन करने के लिए तो आए हैं। अगर उन्हें कोई चीज मिल जाए तो उसकी देखे, उस पर वो चिंतन मनन करे, फिर वो लिखे कि प्राचीन समय में हमारी सभ्यता किस तरह की हुआ करती थी। तो यही सोच करके वो यहाँ आए हैं बेटा। और हिंदू काल की शिल्प कला के नमूने, हिंदू काल की उस समय की प्राचीन सभ्यता के अंदर हिंदू काल की शिल्प कला के नमूने धातु या पत्थर, या तो कोई धातु जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, या फिर प्रस्तर, प्रस्तर पत्थर, प्रस्तर का क्या होता है, पत्थर, या सुधा की मूर्तियां, सुधा का मतलब क्या हो गया, चांदी, या फिर चांदी की मूर्तियां और न जाने क्या क्या। लेकिन इतना सब होते हुए भी सौंदर्य के प्रति जीते जागते स्पंदन युक्त क्षणभंगुर सौंदर्य के प्रति उनकी आंखें अंधी नहीं है। संस्कृत में शब्दावली है बेटा, देखिए, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा कि वो चाहते हैं कि यहाँ प्राचीन हिंदू काल की हमारी जो प्राचीन सभ्यता रही है, उस सभ्यता से जुड़ी हुई हमारी प्राचीन जो हमारा हिंदुओं काल जो था, उसकी जो शिल्प कला का कोई नमूना, चाहे वो धातु के रूप में हो, पत्थर के रूप में हो, या चांदी, न जाने क्या क्या, इतना सब होते हुए भी ये जो सौंदर्य था, यहाँ का प्राकृतिक जो सौंदर्य था, इस सौंदर्य के प्रति जीते जागते स्पंदन युक्त, धड़कन युक्त क्षणभंगुर सौंदर्य के प्रति, थोड़ी देर के सौंदर्य के प्रति उनकी आंखें अंधी नहीं। यानी सब कुछ वो इस प्रकृति के अंदर जो चल रहा था या जो तुम्हें दिखाई दे रहा था, उसको अनुभव कर रहे थे। बाला को वहां खड़ी देख, बाला उस बच्ची को जो चट्टान के सहारे खड़ी थी बेटा, उस झरने के आगे, उसको देखकर उसके पैरों के पास बहते झरने का स्वर सुनते हुए, जहां वो खड़ी थी उसके पैरों के पास में झरना बह रहा था, उस झरने का जो स्वर यानी जो आवाज थी, ध्वनि थी, उसको सुनते हुए उन्होंने पहले तो एक हंसने का ख्याल आया, कल्पना की बेटा। उनको ऐसे लगा मानो वो बालिका नहीं है, जैसे इस बहते हुए झरने के पास एक हंसनी खड़ी हो। फिर सरस्वती का, दूसरे क्षण उनको ज्ञान आया, कल्पना जागृत हुई कि हंसनी नहीं है, स्वयं क्या है, सरस्वती है। सरस्वती है तो उसके हाथ में क्या होनी चाहिए बेटा, वीणा होनी चाहिए। यद्यपि यहाँ उसके हाथ में वीणा नहीं, यद्यपि बाला के हाथ में वीणा नहीं है, एक छोटी सी छड़ी थी, लकड़ी थी, लेकिन उसी को उन्होंने वीणा मान करके और सरस्वती की कल्पना की। उन्होंने अपने स्वर को यथासंभव कोमल बना करके पूछा, बड़े कोमल स्वर के अंदर, कोमल वाणी के अंदर पूछा, तुम कहाँ रहती हो? बड़े प्रेम से, प्यार से, कोमलता, नजाकत के साथ पूछा, बेटा तुम कहाँ रहती हो? बाला ने, उस बच्ची ने उत्तर नहीं दिया। संभ्रम दृष्टि से उनकी ओर देखकर जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़ने लगे। संभ्रम दृष्टि, आश्चर्य से, हैरानी से प्रोफेसर साहब को उस बाला ने, उस बच्ची ने देखा, और फिर बेटा जल्दी जल्दी वो पहाड़ पर चढ़ने लगे। प्रोफेसर साहब मुस्कुराकर आगे चले, आई थोड़ी मुस्कुराए, आगे बढ़े। बालिका का भोलापन उन्हें अच्छा अच्छा लगा। मतलब इस समय वो घूम रहे हैं बेटा, सबसे पहले वो बालिका को देखते हैं बहते हुए झरने के आगे, और इस बालिका का जो ये व्यवहार था, इस तरह का ये जो भोलापन उभर करके सामने आया उसकी शक्ल से, ये बहुत अच्छा लगा लेखक को। सोचने लगे कितने सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं यहाँ के। केवल एक बच्ची को ही उन्होंने देखा है, और इतने दूरदृष्टि वाले हैं बेटा प्रोफेसर गजानन कि उस एक बच्चे से ही वहां के लोगों के बारे में उन्होंने आंकलन कर लिया, अनुमान लगा लिया, परख लिया है, ये बता दिया है, ये सच्चाई है बेटा। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो स्वभाव से बड़े भोले भाले होते हैं, सरल होते हैं। यहाँ के लोग प्रकृति की सुखद गोद में खेलते हैं, ये लोग यहाँ रहते हैं, इनका यहाँ रहना प्रकृति की सुखद गोद में
खेलने के समान है। और एक हमारा जीवन है बेटा, तो तनाव से हर समय भरा रहता है बेटा। सुबह उठते हैं तनाव में, सोते हैं तनाव में बेटा। कहाँ हमारे पास सुख है? वो है ही नहीं बेटा, बनावटी सुख है। प्राकृतिक सुख तो हमने स्वयं ही ने खत्म कर दिए है बेटा। वो लेखक कह रहा है बेटा, प्रकृति की सुखद गोद में खेलते हुए इन्हें न फिक्र है न खटका, न चिंता फिक्र खटका कुछ नहीं है बेटा। न लोभ लालच, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई चिंता फिक्र खटका कुछ नहीं है। और जो जीवन ऐसा हो बेटा, न फिक्र है, न लोभ है, न लालच है, न चिंता है, कोई खटका है बेटा, ऐसा जो जीवन होगा तो वो सुखी जीवन होगा बेटा। सुख के अलावा और क्या होगा उसमें? ये चीजें दुख वाली तो है ही नहीं, आती नहीं है जीवन में। आनंद ही आनंद है बेटा। अपने खाने पीने, ढोर चराने, गाने बजाने में दिन बीत, इनको अगर चिंता है तो वो किसकी है? सिर्फ खाने पीने की। उसके बाद में ढोर चराने, गाने बजाने। ढोर चराने ये लोग क्या करते हैं बेटा? जानवरों को जंगल में ले जाते हैं, पहाड़ों पर ले जाते हैं, उनको चराते हैं, सिर्फ जानवरों को चराने की। और फिर बेटा गाने और बजाने में, इस तरह से मौज मस्ती में ही, एक मस्ती के अंदर ये अपना दिन है वो व्यतीत करते। कितना अच्छा लगा है लोग। तभी तो बाहर से आने वाले आदमी को देखकर संकोच होता है। अब लेखक यहाँ गया है, लेखक को देखते ही वो समझ गए ये है, हम भ्रांत दृष्टि से हैं, वो आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। उनका जीवन अलग तरह का है, हमारा जीवन अलग तरह का है। जब बाहरी मैदानी क्षेत्रों से लोग वहां जाते हैं कोई, तो इन लोगों को देख करके इनको संकोच होता है। अपने आप में लीन रहने वाले इन भोले प्राणियों को बाहर वालों से क्या सरोकार? ये अपने आप में मस्त रहते हैं, इनकी अपनी दुनिया, इनका अपना संसार है, इनकी अपनी बनाई हुई मौज मस्ती है। इसलिए बाहर वालों से इनका कोई सरोकार नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब है नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते प्रोफेसर साहब सोचने लगे, वहां से आगे चलते चलते, ऐसे भले लोग न होते तो प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष बचे हैं वे भी क्या रह जाते? सही बात है भला भाई, ऐसे सरल सीधे स्वभाव के लोग होते हैं जिनको कोई न लोभ है, न कोई लालच, न फिक्र है, न तभी तो ये प्राचीन सभ्यता के अवशेष बचे हुए हैं। और हम चतुर सभ्य समाज के श्रेष्ठ नागरिक कहलाते हैं ना बेटा। हम बहुत चालाक हैं, चतुर हैं। हम हमेशा उसी काम में हाथ डालते हैं, उसी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जहां हमारा स्वार्थ पूरा होता है। यदि हमारा स्वार्थ पूरा न होता हो, हमारा मतलब पूरा न होता हो, तो हम उस ओर कदम नहीं बढ़ाते हैं, उस चीज को, उस काम को हम छोड़ देते हैं बेटा। लेकिन यहां रहने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े सीधे होते हैं, सरल होते हैं। अब लोभ लालच होता नहीं है, तभी तो प्राचीन सभ्यता की चीजें सुरक्षित पड़ी है बेटा, जो जैसे है वैसी की वैसी वो पड़ी है, बची हुई है। नहीं तो हमारी तरह होते तो वहां इन चीजों को, ये तो काम आएगी, इसको बेच देंगे बेटा, तो रोक सके वहां से उठा करके ले आते, कब की वो चीजें नष्ट हो जाती, अवशेष बची, ये भी क्या रह जाती। खुदा ने खास्ता, उर्दू शब्दावली है बेटा, भगवान न करे, ईश्वर न करे, ये लोग यूरोपियन सभ्यता को सीखे हुए होते तो एक दूसरे को नोच कर खा जाते। यूरोपियन सभ्यता, पश्चिम की संस्कृति का प्रभाव यदि इनके ऊपर पड़ जाता, क्यों? पश्चिम की संस्कृति है स्वार्थी संस्कृति है। हमारी संस्कृति के अंदर सत्य, अहिंसा, प्रेम, प्यार का पाठ पढ़ाया जाता। पश्चिम की संस्कृति है वो ऐसे आदर्श नहीं सिखाती है। उस संस्कृति के अंदर स्वार्थ, अपना मतलब, लोभ, लालच की वो संस्कृति है। अगर उस पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इन लोगों के जीवन पर पड़ जाता तो एक दूसरे को नोच करके यही लोग खा जाते, ये भी भौतिक प्रवृत्ति के हो जाते, इनकी लालसा बढ़ जाती, भोगविलासिता के आदि हो जाते बेटा, प्राकृतिक सुख चैन से इनका मोह है वो भंग हो जाता बेटा, और ये चीजें प्रकृति की जो है वो कब की नष्ट हो जाती, उसकी राख न भी बची रहती, सब कुछ उसका नष्ट हो जाता। लेकिन यहां तो फायान के जमाने का आदर्श है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। लेकिन फायान ये बाहर से आए हुए यात्री थे बेटा,
वेनसांग और फायान, इतिहास के अंदर इनका जिक्र आता है, नाम आता है। एक समुद्री मार्ग से आता है और एक या लंबे समय तक रह करके इस देश के अंदर और इतिहास लिख करके और अपना जो आदर्श है उसको स्थापित करता है। तो फायान के जमाने के आदर्श है, सबको अपने काम से मतलब है, दूसरे के काम में दखल देना, दूसरे के मुनाफे की ओर दृष्टि डालना, यहां महापाप है। हमारा काम क्या बेटा? हम टांग अड़ाते हैं दूसरे के काम में, इसलिए कि उसका अहित होगा तो हमारा हित होगा, हमारा लाभ होगा, हमारा फायदा होगा। हम हमारे छोटे से लाभ के लिए बड़े दूसरे का बड़े से बड़ा नुकसान करने को तैयार रहते हैं। लेकिन ये पहाड़ी जो लोग होते हैं, भोले भाले होते हैं, निस्वार्थी होते हैं, निष्पापी होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, दूसरे के काम में दखल अंदाजी करना, दूसरे के मुनाफे की ओर दृष्टि डालना, ये महापाप मानते हैं। लोग ढोर चरने छोड़ देते हैं, शाम को ले जाते हैं। सुबह पशुओं को ढोर चरना, पशुओं को छोड़ देते हैं बेटा चरने के लिए, पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, शाम को उनको ले जाते हैं, कभी चोरी नहीं, शिकायत नहीं, न यहाँ चोरी होती है और न कोई शिकायत होती है, क्योंकि सारे लोग ही ऐसे हैं बेटा। खेती खड़ी है, कोई पहरेदार नहीं है, फसलें हैं, उन फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, उनकी रखवाली करने के लिए कोई पहरेदार नहीं है, जबकि हमें यहाँ क्या क्या न करना पड़ता है बेटा, इतना ताम झाम फसल की रखवाली करने के लिए करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो फसल हाथ में आती है। लेकिन इसके लिए उत्तरदायी को दूसरा नहीं है बेटा, इसके लिए हम खुद उत्तरदायी हैं। वहां सुव्यवस्था है, यहां अव्यवस्था है हमारे समाज में। मजाल क्या, हिम्मत क्या, एक भुट्टा भी चोरी हो जाए, भुट्टा चल्ली मक्की जिसको कहते हैं, कोई किसी के हाथ नहीं लगाता है, चोरी नहीं होती है। मेरे ख्याल में तो अगर मैं एक चौवन्नी यहां राह में फेंक दूं तो कोई उठाएगा भी नहीं, इतना दृढ़ विश्वास है लेखक को। दूसरे के काम में दखल देना, चोरी करना महापाप माना जाता है। लेकिन कह रहे हैं चौवन्नी हरा के अंदर फेंक दो, कोई नहीं उठाएगा उसे। न जाने किसकी और कौन लेने आए, सोचते होंगे किसकी और कौन लेने आए। रास्ता अब फिर गिर गया था, पहले चीड़ के जो वृक्ष थे वो अदृश्य हो गए थे, लेकिन चीड़ के दीर्घकाय वृक्षों से नहीं, अब उनके दोनों ओर थे सेब के छोटे छोटे लचीले गात वाले पेड़। अब जो रास्ता गिरा है, पहले वो किससे गिरा हुआ था? लंबे लंबे चीड़ के पेड़ों से। अब चीड़ के पेड़ नहीं है, रास्ता गिरा है, लेकिन उसके दोनों ओर किसके पेड़ हैं? सेब के। दीर्घकाय वृक्षों से, दीर्घकाय लंबे चीड़ के पेड़ों से नहीं, उसके दोनों ओर थे सेब के छोटे छोटे लचीले गात वाले पेड़। डार डार पर लदे हुए फलों के कारण मानो विनय से झुके हुए, क्योंकि जहां सार होता है वहां विनय भी अवश्य हो। तो बेटा यहां तक मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है, इस पाठ की व्याख्या आपको समझाई है, और इससे आगे पाठ की जो व्याख्या है वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।